सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे इस साल, तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाना। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का जो मेन टॉपिक है मैं आपको दिखाना चाहूँगा आगे, जेनेटिक वेरिएशन है। और जेनेटिक वेरिएशन का क्या रोल होता है हमारे इवोल्यूशन में, तो इसके इम्पोर्टेंस रोल को समझेंगे। ठीक है, वेरिएशन के कितने टाइप्स होते हैं वो भी देख लेंगे। और उससे करने से पहले बेसिक जान लो। कोई बच्चा अगर डायरेक्ट जेनेटिक वेरिएशन पढ़ रहा है, एवोल्यूशन का डिफिनीशन नहीं जानता है, तो दिक्कत वाली बात है। तो एवोल्यूशन का एक बेसिक सा आइडिया मैं ले लेता हूँ, उसके बाद मेन टॉपिक आज का जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आप जेनेटिक वेरिएशन देखने आए हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को आगे बढ़ा करके भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहूँगा आप लोग से, एवोल्यूशन से आप लोग क्या समझते हैं? एवोल्यूशन से कुछ तो समझते होगे, कुछ भी टूटा फूटा जो भी आता है दिमाग में बोल दो। ठीक है, अपने मन में बोलो, अपने रूम में बोलो। एवोल्यूशन हम लोग शायद क्लास 10 में पढ़े थे, 12th में तो पढ़े थे। नीट वाले बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं, और बीएससी में भी पढ़ना ही पढ़ना है। इसकी झलक आपने बीएससी पार्ट 2 में भी देखी थी, जब आर्कियोपेटेरिक्स जो वर्ड था वो उसका कैसे एवोल्यूशन होकर के आगे का चीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें अपने देखते आए हैं और ये फेमिलियर टॉपिक है, सब लोग को पता होगा। एवोल्यूशन को अगर सिंपल वर्ड में देखो, पहली बात तो एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, एवोल्यूशन का कोई स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं है। एवोल्यूशन जो है एक तरीके का कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसका एक सेलेक्टिव स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं दे सकते आप लोग, ये बात ध्यान रखना। और आप बोलोगे सर तो कौन सा हम लोग डिफिनीशन लिखें एग्ज़ाम में? इतने सारे डिफिनीशन हैं एवोल्यूशन के, जितनी भी वेबसाइट खोलोगे गूगल पे, सब पे अलग अलग डिफिनीशन है, बुक्स में भी अलग अलग डिफिनीशन है, और अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से डिफिनीशन दिया है। तो कोई एक डिफिनीशन तो एग्जाम में लिख के आना है ना, तो आप ये लिख सकते हैं। और यही वाली बात मैंने यहाँ पर भी लिखी है, डिफाइनिंग एवोल्यूशन, ये भी मतलब इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फ्रॉम एनी एस्पेक्ट वन एस्पेक्ट इज मिसलीडिंग। ओके, तो कम से कम ये वाला आप लोग ध्यान रखना। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ए सीरीज ऑफ पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। Organic evolution is a series of partial or complete and irreversible transformation या changes, ठीक है, of the genetic composition। हर ऑर्गेनिज्म का खुद का अपना एक जेनेटिक कंपोजिशन है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। of the genetic composition of populations based principally upon altered interaction with the environment। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट डिफिनीशन हो जाएगा। आई होप इसकी डिफिनीशन समझ में आ रही होगी आप सभी को। कुछ बड़ा इसमें है नहीं कि ऐसे समझ में ना आए। ठीक है, इसको सिंपलर वर्ड में अगर मैं समझाना चाहूँ तो एवोल्यूशन जो है एक तरीके का प्रोसेस है ग्रेजुअल चेंजेस का, और चेंजेस को ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि होते रहता है समय टू समय। अब ऐसा नहीं है कि एवोल्यूशन बहुत जल्दी होता है, इसमें कई सालों लगते हैं, मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस है अगर आप देखें तो इवोल्यूशन को हम लोग सिंपल वर्ड में ऐसे बोलेंगे, इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस दैट टेक प्लेसेस ओवर मेनी जनरेशन। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ऐसी चीज़ें होती है, ओवर मेनी जनरेशन ड्यूरिंग विच स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स स्लोली चेंज सम ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इवोल्यूशन को छोड़ो, ये सब नहीं भी आता, मान लेते हैं। इवोल्यूशन सुनते ही एक डायग्राम आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा। मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ। गूगल खुल जा भाई, इसको मैं देखो सर्च करता हूँ। इवोल्यूशन को सर्च करते ही ये वाला डायग्राम आपने ज़रूर देखा होगा, देखा नहीं होगा आपके दिमाग में ये फिट होगा। ठीक है, तो इवोल्यूशन, अच्छा इसमें यहाँ पर डिफिनीशन भी दिया गया है। जिनको मेरे डिफिनीशन समझ में नहीं आ रही, ये वाला भी छाप सकते हो, लेकिन ये आप स्टैंडर्ड बढ़ाओ, आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, इतना छोटा डिफिनीशन नहीं दे सकते। ठीक है, इसकी एक और डिफिनीशन मैंने यहाँ पे दो डिफिनीशन लिख रखा है, ये भी लिख रखा है, ये नीचे भी लिख रखा है, आपको जो पसंद आता है याद कर लेना। ठीक है, इवोल्यूशन कई कबार क्या होता है ना, स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, एवोल्यूशन ही नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन ही इवोल्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन जो है ना वो बहुत ब्रॉडर टॉपिक है, ब्रॉडर प्रोसेस है, उसका एक छोटा सा पार्ट है नेचुरल सिलेक्शन, समझ रहे हो? तो ऐसा है नहीं, वही सारी चीज़ें मैंने लिखी है। नेचुरल सिलेक्शन, NS मतलब नेचुरल सिलेक्शन इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म दैट कैन काउज एवोल्यूशन। ये एक बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं जो इवोल्यूशन काउज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहे हैं।
उनमें से एक है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो बहुत सारों में से एक है बेचारा जिससे इवोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर ये लाइन पढ़ो, इवोल्यूशन को अगर समझना है आप सभी को तो आपके इसके दो मेन पिलर हैं जिससे की मदद से आप इवोल्यूशन को इजीली समझ सकते हैं। दिमाग लगाओ क्या हो सकता है, मतलब किसको देख करके आप बता सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन को समझने के लिए आपको क्या दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा भी क्या है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, ठीक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, अगर वो है तो उसको देख करके भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होना चाहिए। उसके बाद कहाँ से ये आएगा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, डिड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द फॉसिल्स, ठीक है। शायद इसके बारे में आप सुने होंगे, ये आपके सिलेबस में भी है फॉसिल्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से आप पता लगाते हैं। तो फॉसिल समझते हो, फॉसिल्स समझते होगे क्या होता है, ठीक है। तो फॉसिल्स के रिकॉर्ड के माध्यम से आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे एवोल्यूशनरी चेंजेस हुआ है हमारे ये जो अर्थ है उस पर। ओके, एंड सेकेंड थिंग, इंटरफेक्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ फाइलोजेनी। फाइलोजेनी भी एक तरीके का प्रोसेस है, ठीक है, जिससे आप एवोल्यूशनरी चेंजेस पता लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा फाइलोजेनी क्या होता है। तो फाइलोजेनी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फाइलोजेनी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फाइलोजेनी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। तो एक सिंपल वर्ड में ये भी एवोल्यूशन ही है, ठीक है। जो एवोल्यूशन की स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स, रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, तब जाके हम लोग फाइलोजेनी कहते हैं उसको। समझ रहे हो आप? तो एक साथ ढेर सारे ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की हम लोग स्टडी करते हैं, तो वो फाइलोजेनी होता है। समझ रहे हैं? तो एंड फाइलोजेनी एंड फ्रॉम द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ, यही है फाइलोजेनी, स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस पार्टिकुलरली दैट अफेक्ट द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे को दिमाग में आ रहा होगा कि भैया नेचुरल सिलेक्शन ही बता दो, सब बता ही रहे तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है वो भी बता दो। अब इसके नाम में ही आपके मीनिंग छुपा हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल मतलब नेचर, सिलेक्शन मतलब समझते ही होंगे, बेसिक सा मीनिंग तैयार खुद के दम पे कर किया जा सकता है अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो। अब इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ और बताई थी, नेचुरल सिलेक्शन एक छोटा सा मैकेनिज़्म है, मतलब बहुत सारे मैकेनिज़्म जिसकी वजह से एवोल्यूशन हो रहे हैं, उसमें से एक मैकेनिज़्म नेचुरल सिलेक्शन है। तो डिफिनीशन में ये लाइन भी ऐड किया जा सकता है। साथ ही साथ नेचुरल सिलेक्शन एक को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि नेचर में तो बहुत तरीके का ऑर्गेनिज्म है, कुछ लोग एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कुछ लोग धरती पे आज भी हैं, तो क्यों है? कारण तो होगा कुछ, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म डैट आर मोर एडेप्टेड, एडेप्टेशन समझ लो, ऑर्गेनिज्म डैट आर मोर एडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड पास ऑन द जीन्स दैट एडेड देयर सक्सेस, ठीक है। इन्वायरमेंट के अनुसार आप जितनी जल्दी खुद को ढालेंगे, जो जितना ज़्यादा अडेप्टेड होगा वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। जो इन्वायरमेंट के विरुद्ध, मतलब इन्वायरमेंट कुछ और है और ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ और है, तो वो एक्सटिंक्ट होना ही होना है, ठीक है। डायनासोर्स वगैरह आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। तो यही आप डिफिनीशन में लिख सकते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन की तो बहुत थ्योरी भी है, डार्विन ने थ्योरी भी दिया था नेचुरल सिलेक्शन का। डार्विन का कहना था और कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस मोर ऑफ स्प्रिंग देन एबल टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। और बेसिक सा मीनिंग आप ये भी तैयार कर सकते थे, नेचुरल सिलेक्शन में नेचर प्लस सिलेक्शन से मिलकर बना हुआ है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेचर सेलेक्ट करती है, जो ज़्यादा अडेप्टेड होगा, जो है नेचर में रहने लायक, उसी को रहने के लिए मिलता है, और क्या। तो आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन इसको इसलिए कहते हैं कि इट इज़ द वे ऑफ सेलेक्टिंग ऑर्गेनिज्म विथ सर्टेन ट्रेट्स दैट ड्रिवन कम्प्लीटली बाई नेचर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे वाले लाइन को देखो, ये वाली, इट इज़ बिलीव दैट प्रेजेंट स्टेट ऑफ मैन काइंड ऑन अर्थ इज़ द आउटकम ऑफ 3 काइंड ऑफ एवोल्यूशन। हम लोग जो अर्थ पे अभी हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हम लोग अर्थ पे हैं, और अर्थ पे कैसे हैं? बिना एवोल्यूशन के तो नहीं हो सकते हैं भाई।
तो अब देखो वही लिखा गया है, 3 प्रोसेस हैं, 3 काइंड्स ऑफ एवोल्यूशन हैं, जिसके आउटकम में हम लोग कौन कौन से एवोल्यूशन है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन एंड कल्चरल एवोल्यूशन। डिटेल में इसको हम लोग एवोल्यूशन वाले जो चैप्टर करेंगे उसमें पढ़ाएंगे, अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं बस, ठीक है। ये लाइन मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे इर्रिवर्सिबल मैंने इसलिए कहा था, एवोल्यूशन एक इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है, मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग कमेंट में बताना। अभी आगे वाली लाइन देख लो जल्दी जल्दी। ये सारे कुछ फैक्ट्स मैंने इकट्ठा किए थे गूगल से, तो वही लिखा गया है। जितने भी लिविंग एंटिटी है, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे धरती पे, ऑर्गेनिज्म हैं, वो सबसे पहली बार बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, 3.7 बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एक बैक्टीरियम था, उससे इवॉल्व हो करके हम लोग बने हैं, ठीक है। इवोल्यूशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। एक बैक्टीरिया से इतना बड़ा पूरा जो हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म, ढेर सारे हैं ना, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हैं, एक सिंगल बैक्टीरियम। उसके बाद हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन का ब्रेन छोटा होते जा रहा है समय टू समय। पहले के इंसान में और आज के इंसान का ब्रेन को कंपैरिजन करोगे, छोटा मिलेगा आपको, दिन पे दिन वो छोटा हो गया। दिन पे दिन कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि एवोल्यूशन 1-2 दिन का प्रोसेस थोड़ी है, इसमें सालों लगते हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन आप कह सकते हैं, और वो भी जनरेशन टू जनरेशन, इस जनरेशन से अगले जनरेशन में, ऐसा नहीं, जनरेशन में बहुत सारे गैप्स आ सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं ह्यूमन का ब्रेन छोटा होता जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल भी लिखा करो आप लोग एग्जाम में, डिफिनीसन लिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला लाइन याद रखना, द फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाई नन अदर देन लमार्क। इनका नाम तो सुना होगा, ठीक है। इनका पूरा नाम, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो माफ़ करना, बस मैं माफ़ी मांग लेता हूँ पहले से आप सभी को, ठीक है। तो जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क, 1744 से 1829 इनका मतलब समय रहा, जिंदा रहे हैं इतना, ठीक है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, उनमें इन्होंने बताया था, उस बुक का नाम आ सकता है एमसीक्यू में, फिलोसफी ज़ूलॉजी, ठीक है। ये फ्रेंच के थे, तो उन्होंने किताब अपना लिखा था, उनमें इन्होंने पहली बार थ्योरी दिया था इवोल्यूशन के बारे में। तो ये आ सकता है, किसने दिया था, कहाँ दिया था, कौन से बुक का नाम बताओ। थ्योरी में ये सारी चीज़ें थी, मतलब शॉर्ट में मैंने लिखा है इनकी, ऐसे तो इनकी थ्योरी बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में आप लोग समझ सकते हैं इनकी थ्योरी को। थ्योरी में इन्होंने बताया, एवोल्यूशन को ही बताया है। अब इनका अलग डेफिनेशन है, अब चाहो तो ऊपर 2 डेफिनेशन मैंने बताया वो भी पढ़ सकते हो, इनका डेफिनेशन भी एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। दिस थ्योरी स्टेट दैट एवोल्यूशन इज़ द स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस। ऊपर में भी तो यही सब लिखा हुआ था, तो बार बार एक ही डेफिनेशन को पढ़ने से क्या फ़ायदा, आप लोग देख लेना बस, कुछ इसमें नया नहीं है। विच एक्सप्लेन्स एंड मेक्स अस अंडरस्टैंड लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड ऑर्गन्स भी इसको कहते हैं। द थ्योरी ऑफ, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा मेरा राइटिंग तो समझ लेना, द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड ऑर्गन्स। लेमार्क ने 4 प्रिंसिपल दिए थे, 4 मेन प्रिंसिपल, जिसको याद रखना। पहला है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, एवोल्यूशन का ये टॉपिक के समझाए थे, ये सभी प्रिंसिपल था, इसके बेसिस पे ही हम लोग को समझाए थे थ्योरी कि कैसे आपका इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, दूसरा है एडेप्टेशन, थर्ड में है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ लिम्स। एग्जांपल में नेक एंड टेल, जिसका यूज़ है वो रह जाता है, जिसका यूज़ नहीं है वो ख़त्म हो जाता है। हम ह्यूमन का पूछ क्यों नहीं है आज के टाइम पे, हनुमान जी का तो था, मतलब बंदर का तो है समझ रहे हो भाई। तो नेक एंड टेल ऑफ जिराफ, स्नेक का लेग एग्जाम्पल देख सकते हो। और फोर्थ में है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो ये हो गया, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल यही है। अब आते हैं मेन टॉपिक। तो देखो यार, लगभग 15 मिनट मैंने उसको समझाने में लगाया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, मुझे लगा था 10 मिनट में आपको समझा दूंगा। अब आगे देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है। जेनेटिक वेरिएशन के पहले वेरिएशन समझ लो। वेरिएशन को आप सिंपलर वर्ड में चेंजेस भी कर सकते हैं। वेरिएशन के बहुत सारे टाइप हैं, ध्यान रखना। ये जेनेटिक वेरिएशन अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, वेरिएशन पढ़ रहे हैं। तो वेरिएशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। वेरिएशन को 2 मुख्यतः चीज़ों में बांटा जाता है, ठीक है। एक हेरिटेबल, ठीक है, हेरिडेटरी समझ ही रहे होगे, और दूसरा है नॉन हेरिटेबल। तो वेरिएशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल्स। अब इनके सब डिवीज़न हैं। हेरिटेबल को जेनोटाइपिक कहा जाता है। अब जेनोटाइपिक के भी सब डिवीज़न है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, एडेटिव, डोमिनेंट, एपिस्टैटिक, ठीक है। तो ये हुआ हेरिटेबल के बारे में।
नॉन हेरिटेबल के एक ही सब डिवीज़न है और वो है इन्वायरमेंटल, ठीक है। और एग्जांपल में स्किन कलर, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। अब ये सब बेसिक आइडिया है। अफ्रीका के लोग, इंडिया के लोग में क्या अंतर है? इन्वायरमेंट का अंतर है भाई। उन लोग के काले हैं, हम लोग थोड़े सांवले हैं। इन्वायरमेंट का अंतर है, सिंपलर है भाई। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना। हेरिटेबल में अगर आप देखो, यहाँ पे वेरिएशन को अगर आप ब्रॉडर में पढ़ते, अच्छे से पढ़ते, तो इसको मैं एडिटिव वेरिएशन क्या होता है, डोमिनेंट वेरिएशन क्या होता है, एपिस्टैटिक वेरिएशन क्या होता है, अच्छे से पढ़ा था। लेकिन अभी थोड़ा सा समय की कमी है और आज का टॉपिक मेन ये है, ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा ये, तो इसको हम लोग कवर करते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी पढ़ाऊँगा अच्छे से, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा अच्छे से नोट्स बना करके, ठीक है। तो एडिटिव नाम से समझ में आ रहा होगा, एडिटिव वेरिएशन। अब इसको अच्छे से डिफाइन करना चाहेंगे तो मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं। ऐसे बोल सकते हो कि ये जो एडिटिव वेरिएशन है, पहला टाइप है चूँकि जीनोटाइपिक का, और पहला सब कैटेगरी है, और इसको ऐसे रिफ़र किया जा सकता है कि द डिविएशन फ्रॉम द मेन फिनोटाइपिक ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ पार्टिकुलर एलील। इनहेरिटेंस ऑफ पार्टिकुलर एलील, किसी एक पार्टिकुलर एलील की वजह से, किसी एक पार्टिकुलर एलील की वजह से डिविएशन आ रहा है फिनोटाइप में, ठीक है। एंड ये जो पार्टिकुलर एलील है उसका इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है, इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑन अ स्पेसिफिक फिनोटाइप, ठीक है। और इसी की वजह से ये जो पार्टिकुलर एलील है फिनोटाइपिक डिविएशन काउज करता है, और जो आने वाला जनरेशन होता है उसमें डिविएशन दिखता है, फिनोटाइपिक चेंजेस दिखते हैं, ठीक है। डिविएशन मतलब चेंजेस, डिविएशन मतलब वेरिएशन। और ये बात ध्यान रखना, ये जो एडिटिव वेरिएशन होता है हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होता है, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन में ही होगा। होमोजाइगस मतलब टी, ये टॉल दर्शाता है, स्मॉल टी, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। लेकिन बिग टी और स्मॉल टी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है। तो याद रखना, एडिटिव वेरिएशन, एडिटिव डिविएशन, एडिटिव चेंजेस हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही होगा। ये पॉइंट आई थिंक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो इसको सिंपल में मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लो इसका डिफिनेशन कि क्या था, एडिटिव वेरिएशन था। तो हाँ, एडिटिव वेरिएशन रिफर्स टू द डिविएशन फ्रॉम द मीन फिनोटाइप, ठीक है, डिविएशन फ्रॉम द मीन फिनोटाइप। वैसे आप लोग शॉर्ट में मेरी तरह से, ये भी डिफिनेशन ही है, वैसे ये भी डिफिनेशन ही है, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग को मैं पैराग्राफ में लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो द डिविएशन फ्रॉम द मेन फिनोटाइप ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ पार्टिकुलर एलील, ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ पार्टिकुलर एलील एंड दिस एलील, ठीक है, रिलेट इफेक्ट ऑन फिनोटाइप, दिस एलील्स रिलेट इफेक्ट ऑन फिनोटाइप। सेकेंड थिंग है डोमिनेंट। डोमिनेंट जो है इंटरेक्शन बिटवीन अल्टरनेटिव एलील्स। यहाँ पे तो एक पार्टिकुलर एलील के बीच में हो रहा था, अब यहाँ पे अल्टरनेटिव एलील के बीच में इंटरेक्शन होगा। अब अल्टरनेटिव नाम से सुनते ही आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, डोमिनेंट वाला जो होगा वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस भी पढ़ा होगा मेंडल का, उसमें जानते होंगे कि एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो वहाँ से भी थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा होता है ये वाला। यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन द अल्टरनेटिव एलील्स और कंट्रोल वन ट्रेट एट्स वन स्पेसिफिक लोकस। एक ट्रेट एक स्पेसिफिक लोकस पे ये कंट्रोल करता है, ठीक है, और ये हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, ध्यान रखना। एपिस्टैटिक के लिए यहाँ पे जगह नहीं था तो ठीक है, नीचे में लिख दिया है। एपिस्टैटिक जो है इंटरेक्शन बिटवीन, यहाँ पे तो दो था, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा, इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर जीन्स इन द डिफरेंट लोकी या लोकस, ठीक है, विथ इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर एलील, ठीक है। तो ये है एपिस्टैटिक। और एपिस्टैटिक को ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हो, ईपी मतलब अभाव और स्टैटिक मतलब जो सप्रेस कर देता है। ये एक जनरल मैंने आपको आइडिया दिया है वेरिएशन के कितने टाइप होते हैं। अब आते हैं जेनेटिक वेरिएशन। कौन सा वेरिएशन? जेनेटिक, ओके। तो जेनेटिक वेरिएशन को डिफाइन कर सकते हो ऐसे, जेनेटिक वेरिएशन इज द डिफरेंस इन डीएनए। डीएनए वगैरह तो जानते होगे यार, ग्रेजुएशन में आ गया होगा। डीएनए कहाँ होता है? सेल के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर होता है,
ये सब तो पता होगा ना। मजाक कर रहा था आपके साथ, पता ही होगा, ऑब्वियसली बात है, सबको पता होगा। जेनेटिक वेरिएशन इज़ द डिफरेंस इन डीएनए अमॉन्ग इंडिविजुअल में भी हो सकता है, और द डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज। कौन सा स्पीसीज? सेम स्पीसीज। पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस डीएनए में आ जाने के कारण वो वेरिएशन हो जाता है, काउज हो जाता है, सेम स्पीसीज एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स। तो ये लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। वेरिएशन अकर्स इन जर्म सेल, हमेशा ध्यान रखना वेरिएशन जर्म सेल में ही अगर होता है, जर्म सेल के कारण ही होता है। तो आप यहाँ पे देखते हो वेरिएशन ऑलवेज अकर्स इन जर्म सेल। सोमैटिक सेल में आप वेरिएशन काउज नहीं करता है ज़्यादातर, ठीक है। और जर्म सेल क्या होता है, जिसको रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, फीमेल में होगा, ह्यूमन बोल रहा हूँ, मेन में स्पर्म, ओके। जेनेटिक वेरिएशन दैट अल्टर्स जीन्स एक्टिविटी और प्रोटीन फंक्शन कैन इंट्रोड्यूस डिफरेंट ट्रेट इन। और अब देखो वेरिएशन होगा तो वेरिएशन कोई नया खिचड़ी तो बनाएगा भाई, वेरिएशन हो रहा है तो चेंजेस तो आएंगे ना। तो ये वही लिखा गया है, जेनेटिक वेरिएशन जो है वो जीन एक्टिविटी को अल्टर करता है, चेंज करता है, या प्रोटीन फंक्शन को चेंज करता है, जिसके कारण कैन इंट्रोड्यूस डिफरेंट ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म। जो उसमें नहीं था वो वेरिएशन के बाद आ जाता है। जेनेटिक वेरिएशन कैन बी बेनिफिशियल। देखो जेनेटिक वेरिएशन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन अच्छा भी हो जाता है, कई बार ख़राब भी हो जाता है। जेनेटिक वेरिएशन कैन बी बेनिफिशियल इन द सेंस, देखो कैसे बेनिफिशियल हो सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन कैन काउज जेनेटिक वेरिएशन। ये तो पुरानी बातें हैं, ऊपर में भी पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन। अब ये कर दिया अपना काम, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जेनेटिक वेरिएशन हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, टू इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। इसकी वजह से जो एलील्स प्रेजेंट होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और जो कि ये छोटी बड़ी बात नहीं है, जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है, इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है एवोल्यूशन के टर्म में अगर देखा जाए तो। फॉर एग्जांपल, नहीं समझ में आया ना, एग्जांपल इसीलिए होता है, समझ में नहीं आता। देखो आई कलर देखो, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, गाना सुना था। और आप लोग का आँख कैसा है, आप लोग का आई का कलर कैसा है, किसी का ब्राउन होगा, किसी का ब्लैक होगा, देख लेना अपना। तो आई कलर एक एग्जांपल है। पीपल विथ ब्लू आइज हैव वन एलील ऑफ द जीन फॉर द आई कलर, ठीक है। एक ऐसा एलील होगा जिसके कलर से उसका ब्लू है। Whereas people with the brown eyes will have a different allele, उसके पास अलग एलील है जिसकी वजह से अलग ब्राउन है, उसके पास अलग था, उसके ब्लू था उसके पास, सिंपल सी बात है। तो एलील इंपॉर्टेंट है और एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है, ठीक है। और वेरिएशन इज द की ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन नहीं होगा ना तो इवोल्यूशन भूल जाओ, इवोल्यूशन होना बहुत ना के बराबर हो जाएगा, देखा। वेरिएशन इज द की ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के लिए भी एंड इवोल्यूशन के लिए, दोनों के लिए भी। और द वेरिएशन कैन चेंज द फिनोटाइपिक ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज फिनोटाइपिक वेरिएशन। अच्छा, ये एडिटिव वेरिएशन जो आपने पढ़ा ना, फिनोटाइपिक डिविएशन, फिनोटाइपिक वेरिएशन एक ही चीज़ है। और फिनोटाइपिक वेरिएशन का यहाँ पर डिफिनीशन यहाँ पर लिखा गया है, तो उसका डिफिनीशन यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये वाला। अब देखो देखते हैं सोर्सेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन के बहुत सारे सोर्सेस हैं, उनमें से कुछ मुख्यतः सोर्स मैंने लिख रखा है ABC। एक पहला है म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण जेनेटिक वेरिएशन होता है, ठीक है। जीन फ्लो, जेनेटिक सफलिंग, ठीक है, सेक्स एंड जेनेटिक सफलिंग के कारण जेनेटिक वेरिएशन। अब समझते हैं क्या करके। अब इसके नीचे मैंने थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए बेसिक चीज़ें लिख रखी है पॉइंट वाइज, तो आप समझ सकते हैं। इसके नीचे भी पॉइंट लिखा है, इसके नीचे भी पॉइंट लिखा है, एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है। पॉलीप्लॉइडीज ऊपर में मैंने आपको बताया था, नहीं ऊपर कहाँ बताया था, सॉरी ऊपर नहीं बताया था। ये जेनेटिक म्यूटेशन का एक एग्जांपल है, ये आता है एग्ज़ाम में 5 नंबर में आता है, सोर्सेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, तो आप लोग को लिख लेना है। और 20 नंबर वाला में आएगा तो भी लिख लेना है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन आप लोग सब लोग जानते हैं, म्यूटेशन जेनेटिक्स में पढ़ना भी था आप लोगों को। तो म्यूटेशन को सिंपलर वर्ड में ऐसे कर सकते हैं, म्यूटेशंस आर द चेंजेस इन डीएनए। म्यूटेशंस आर द चेंजेस इन डीएनए। अब देखो ऐसा बहुत बार देखा जाता है, इन मेनी केसेस एक्युमुलेशन, मतलब एक साथ ढेर सारे म्यूटेशन अगर हो जाते हैं तो वो इवोल्यूशन कर देते हैं। सिंपल सी वर्ड है, किसी एक म्यूटेशन, एक बार म्यूटेशन होने से इवोल्यूशन नहीं होता है।
एक्यूमुलेशन होना चाहिए ढेर सारों का, ठीक है, तभी जा कर के इवोल्यूशन हो पाएगा। और ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना। ये डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं, यही इसका डिफिनीशन ही है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग पैराग्राफ में लिखना। एग्जांपल है पॉलीप्लॉइडी। पॉली में आप लोग जान रहे हैं, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, प्लॉइडी क्रोमोसोमल म्यूटेशन जिसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, इसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है। ओके, दूसरा है जीन फ्लो। जीन फ्लो का भी डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं कि जीन फ्लो कैन बी डिफाइंड एज द जीन फ्लो इज द एनी मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन इज नोन एज जीन फ्लो। जीन हो रहा है फ्लो, फ्लो कहाँ हो रहा है? धीमे धीमे गाना याद आ रहा है क्या आप लोगों को भाई? मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर इज नोन एज जीन फ्लो, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जेनेटिक वेरिएशन का, ध्यान रखना। सेक्स कैन बी इंट्रोड्यूस न्यू जीन कॉम्बिनेशन टू द पॉपुलेशन। दिस जेनेटिक सफलिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन। इसकी वजह से जेनेटिक सफलिंग हो सकता है, सेक्स की वजह से एक नया कॉम्बिनेशन आ सकता है दुनिया में और वो वेरिएशन कर सकता है। अब नई चीज़ें वेरिएशन ही करेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। ये तो तीनों मैंने लिख ली है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ई में कंटिन्यूअस वेरिएशन जो डार्विन के द्वारा बताया गया था वो भी है। डार्विन के वेरिएशन का अपना अलग डिफिनीशन था। ग्रेडुअल एंड यहाँ पे कट गया है, नॉट क्लियर, ठीक है। म्यूटेशन को अब देखो, लोग घबरा रहे थे, कितना शॉर्ट में बता रहे हो, डिफिनेशन बताओ भाई। लो यहाँ पे नीचे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है म्यूटेशन के बारे में, एक एक करके समझते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा जिनको जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग डिफिनेशन इसका लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इन तीनों को याद रखना लेकिन, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कुछ है नहीं यार, ये भी इसका भी तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट एक तरीके का मैकेनिज़्म है, इवोल्यूशन का ही मैकेनिज़्म है। और जिसमें क्या होता है, एक जो एलील होता है यानी गैमेट, ये जो अलील होता है, अलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन की, वो चेंज होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, जिसकी वजह से ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाता है। और क्या, बोल देता हूँ मैं कैसे लिखोगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इन विच एलील फ्रीक्वेंसीज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस ओवर जनरेशन ड्यू टू चांस, ठीक है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑकर्स इन पॉपुलेशन ऑफ नॉन इनफाइनाइट साइज बट इट अफेक्ट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन। और इसका अफेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो सकता है, वेरिएशन आ सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशन आ सकते हैं। जेनेटिक वेरिएशन आएंगे तो इवोल्यूशन ऑब्वियसली बात होगा ही। आते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन के आप देखते जाओ, समझते जाओ, ज़्यादा इसमें टाइम दूंगा नहीं। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन इज़ द चेंजेस इन द डीएनए द हेरिडेटरी मटेरियल ऑफ द लाइफ। ऊपर में भी मैंने वही बताया। एंड डीएनए क्या है? द हेरिडेटरी मटेरियल ऑफ द लाइफ है। एन ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएनए अफेक्ट्स हाउ इट्स लुक्स। एक ऑर्गेनिज्म कोई भी है, जैसे कि आप हैं, आपके डीएनए के अंदर जो जीन है और डीएनए है वो तय करता है कि आप कैसे दिखेंगे, कैसे आप हैं, ठीक है। तो वही लिखा गया है, ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है अफेक्ट्स हाउ इट्स लुक्स, हाउ इट्स बिहेव्स एंड इट्स फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर आपका है, इट्स फिजियोलॉजी, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसी में छेड़खानी हो गई तो म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन हो गया तो दिक्कतें आएंगी। म्यूटेशन कई बार अच्छा होता है, कई बार ख़राब भी होता है, याद रखना। ये याद रखना, म्यूटेशंस आर रैंडम। ऐसा नहीं है कि एकदम सच धज के तैयार बैठा है आज म्यूटेशन करेंगे, आज म्यूटेशन हम करेंगे जाके डीएनए में, ऐसा नहीं है। म्यूटेशन कभी भी हो जाता है, रैंडम प्रोसेस है ये, समझ रहे हो, अपने आप हो जाता है रैंडमली। म्यूटेशन कैन बी बेनिफिशियल, वही वाली बात मैंने, म्यूटेशन जो है ना बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। और हाँ, एक जो मिथ है वो ध्यान रखना, म्यूटेशन जो है हम लोग जो चाहते हैं वैसा कुछ नहीं कर सकता है म्यूटेशन, ठीक है। वही लिखा गया, म्यूटेशन डू नॉट ट्राई टू सप्लाई व्हाट ऑर्गेनिज्म नीड्स। चूँकि म्यूटेशन रैंडम है यार, वो हम लोग की वजह, हम लोग के कारण थोड़ी हो रहा है, वो अपने से हो रहा है, ठीक है। नॉट ऑल म्यूटेशन मैटर्स इन एवोल्यूशन, ये भी बात ध्यान रखना। जितने भी म्यूटेशन होते हैं उसकी वजह से एवोल्यूशन हो ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉट ऑल म्यूटेशन कैन काउज एवोल्यूशन।
जैसे कि सोमैटिक म्यूटेशन जो होता है, सोमैटिक सेल आपने पढ़ा होगा, 2 टाइप के सेल होते हैं, जर्म सेल, सोमैटिक सेल। तो यहाँ पे बात करी जाएगी सोमैटिक म्यूटेशन। वैसे म्यूटेशन जो सोमैटिक सेल्स में हो रही है उसको सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। और वही वाली बात है, सोमैटिक म्यूटेशन अकर्स इन नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब नॉन रिप्रोडक्टिव सेल को ही तो सोमैटिक सेल बोलते हैं। वॉन्ट बी पास्ड इनटू, और अब देखो सोमैटिक सेल जो होता है, जर्म सेल जो होता है, स्पर्म हुआ तो वो तो पास हो जाता है, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। लेकिन ये सोमैटिक सेल जो होते हैं बॉडी में वो पास नहीं हो पाते हैं, इसी के कारण वो म्यूटेशन भी नहीं हो पाता है, ठीक है। सोमैटिक म्यूटेशन के कारण इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा ना यार, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ही नहीं हो रहा है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में पास ही नहीं हो रहा है, तो म्यूटेशन कैसे आगे बढ़ेगा, इवोल्यूशन कैसे वो करेगा, नहीं कर पाएगा। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सेल ठीक इसका उल्टा है, वही लिखा गया है यहाँ पे, आप लोग देख लेना। और इसी को जर्म लाइन म्यूटेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए सिंगल जर्म लाइन म्यूटेशन कैन हैव रेंज ऑफ इफेक्ट्स। अब एक छोटा सा जर्म लाइन म्यूटेशन जो होता है उसके बहुत बड़े बड़े इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यहाँ पे मैंने 3 इफेक्ट लिखे हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि पहला तो है 3 तरह के, मतलब रेंज ऑफ इफेक्ट समझ रहे हो, म्यूटेशन से इफेक्ट हो भी सकता है, मीडियम लेवल में हो सकता है, बहुत ज़्यादा रेंज में भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा बिग चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। म्यूटेशन इज चेंजेस, ठीक है। तो नो चेंजेस अकर्स इन फिनोटाइप, इस तरीके का म्यूटेशन होता है जर्म लाइन म्यूटेशन, यानी रिप्रोडक्टिव सेल में जो म्यूटेशन होता है वो वाला जर्म लाइन म्यूटेशन। तो नो चेंज भी हो सकता है, स्मॉल चेंज भी हो सकता है, बिग चेंजेस भी हो सकता है, ठीक है। तो फिनोटाइप में ये तीनों देखा जा सकता है। जैसे कि नो चेंज इन म्यूटेशन इन फिनोटाइप का एग्जांपल यहाँ पर देखो, म्यूटेशन अकर्स इन अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए और अकर इन प्रोटीन कोडिंग रीजन, इस एग्जांपल इसका है। और स्मॉल चेंज देखा जा सकता है, ठीक है। कैट का जो कान होता है वो ऐसे मुड़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है, बैकवर्डली स्लाइटली मुड़ जाता है, कर्ल हो जाता है, तो इसका है स्मॉल चेंजेस होता है, और वो भी म्यूटेशन का एक, ठीक है, जर्म लाइन म्यूटेशन का एग्जांपल है। उसके बाद बहुत बड़ा म्यूटेशन भी होता है, बिग चेंजेस अकर्स, जैसे कि डीडीटी रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट्स, लिथल म्यूटेशन भी कई बार ही होता है। मतलब लिथल मतलब क्या, जानलेवा, खतरनाक। अब देखते हैं काउजेज एंड रीजन ऑफ म्यूटेशन, किसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है, काउजेज भी समझना जरूरी है। तो मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन जो होता है वो नेचुरली होता है, रैंडमली होता है। ऊपर भी मैंने यहाँ पर कहाँ पे बताया था, म्यूटेशन इज़ अ रैंडम प्रोसेस है, यहीं कहाँ पे बताया था मुझे याद नहीं है। म्यूटेशन इज़ अ रैंडम प्रोसेस और नेचुरली अकरिंग प्रोसेस। ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो अब देखो आगे यहाँ पर लिखा गया है कि डीएनए फेल्स टू कॉपी एक्यूरेटली। पहला, कई बार डीएनए जो है, कॉपी पेस्ट का तो मशीन है, सिंपल वर्ड में बोले, कई बार वो कॉपी करना जो करता है वो अपना काम वो एक्यूरेटली नहीं कर पाता है, तब जाके म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन पढ़ा है बचपन में, सेल चैप्टर में, कोशिका। तो जब सेल डिवाइड होता है तो वहाँ पे ढेर सारी कॉपीज़ बनती है डीएनए की, ठीक है, मेक ए कॉपी ऑफ इट्स डीएनए। और वो कई बार वो फेल हो जाता है कॉपी बनाने में, ठीक है। वो फेल जो हुआ एक्यूरेटली नहीं कर पाया, ठीक है, और एक्यूरेटली नहीं कर पाएगा वो म्यूटेशन काउज कर देगा। तो ये हो गया ना काउजेज, पहला काउजेज। और उसी का डायग्राम मैंने बना दिया है, हालांकि इसका डायग्राम आप लोग गूगल से बनाना। यहाँ पे 3-4 कलर का पेन का यूज़ होने वाला है, लेकिन मैंने एक ही कलर का पेन का यूज़ करके बनाया है, तो थोड़ा सा मैंने कंजूसी की है। लेकिन आप लोग ये वाला डायग्राम को गूगल पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये ओरिजिनल था, ये करेक्ट कॉपी था, लेकिन म्यूटेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल देखो और ये म्यूटेंट कॉपी है। अब यहाँ पे चेंजेस आप स्लाइटली देख सकते हैं क्या हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल है तो ओरिजिनल का ओरिजिनल की तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि म्यूटेशन हो गया है, एक्यूरेटली कॉपी नहीं कर पाया, तो इस तरीके का दिखेगा आप लोगों को म्यूटेंट कॉपी। करेक्ट कॉपी ये है, म्यूटेंट कॉपी ये है, ठीक है। दूसरा है एक्सट्रीम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है, बाहरी इन्फ्लुएंस कैन क्रिएट म्यूटेशन, जैसे कि एक्सपोजर ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स और रेडिएशन। बाहर का जो केमिकल्स होता है उसका एक्सपोजर अगर किसी ऑर्गेनिज्म पे पड़े, उसका रेडिएशन अगर पड़े, तो डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं, और डीएनए जो होता है ब्रेक डाउन होने लग जाता है, और डीएनए में छेड़खानी होगी तो म्यूटेशन वो कर देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। दिस इज़ नॉट नेसेसरली अननेचुरल, दिस इज़ नॉट अननेचुरल, ये नहीं हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अननेचुरल ही होगा हमेशा,
इवन इन द मोस्ट आइसोलेटेड एंड प्रिस्टीन इन्वायरमेंट, ठीक है, डीएनए ब्रेक्स डाउन, ठीक है, तो ये नेचुरली भी हो सकता है। नेवरदलेस व्हेन द सेल रिपेयर्स द डीएनए इट माइट नॉट डू अ परफेक्ट जॉब। जब रिपेयरिंग वाला काम चल रहा होता है सेल, तो कई बार सही से नहीं हो पाता है वहाँ पे भी, तो वो भी होता है भाई, वो भी कारण बन जाता है म्यूटेशन का। म्यूटेशन कैन कॉज एवोल्यूशन। ओके, अब जीन फ्लो को समझते हैं। जीन फ्लो को माइग्रेशन कहते हैं, जीन माइग्रेशन भी कह सकते हो। माइग्रेशन, माइग्रेशन नाम में ही समझ में आ रहा होगा, और इधर तो मैंने इसका डिफिनीशन भी दिया था ऊपर में ना, मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। वही सारी चीज़ें लिखी जाएगी, तो मैं बार बार एक ही चीज़ को तो नहीं बोलूँगा ना आप लोगों को। अब ये डिफिनीशन मैंने कर दिया, नहीं दोबारा नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। जीन फ्लो इंक्लूड्स लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स। जीन फ्लो में बहुत सारे इवेंट्स हैं, ढेर सारे इवेंट मिल करके एक जीन फ्लो का प्रोसेस बनता है। कौन कौन से हैं, जैसे कि सच एज pollen being blown to a new destination और पीपल मूविंग टू न्यू सिटीज़ और कंट्रीज़। तो ये जीन फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका शायद मैंने एक डायग्राम बनाया है। देखो देखो जीन फ्लो होगा कैसे। मान लीजिए ये इंडिया है, मतलब कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। आप लोग इसको मान लो बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश तो इंडिया वाले एक ही जैसे होते हैं, मान लेते हैं। हाँ, ये यूरोप का कोई कंट्री मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान ले, कुछ भी मान लो यार, जो मन में आ रहा है, ध्यान में मुझे नहीं आ रहा है। आयरलैंड मान लेते हैं, ये आयरलैंड है और ये इंडिया है। आयरलैंड के जो हैं ऑब्वियसली वो लोग गोरे होंगे और हम लोग थोड़े सांवले हैं। अब मैं चल जाता हूँ उठ करके आयरलैंड में, ठीक है, अब मैं वहाँ पे अपनी शादी कर लेता हूँ किसी से किसी से भी हो जाता है, मान लीजिए इमेजिनेशन में, तो मेरा जीन वहाँ पे फ्लो होगा कि नहीं होगा, ये बताना ज़रा। जैसे कि ये मैं हूँ, मैं यहाँ से उठ करके यहाँ से अभी इनके बीच में, गोरों के बीच में मैं चला गया और मैं हमको एक गोरी पत्नी मिल गई, फिर हो गया भाई कांड। तो समझ जाओ, मैंने बेसिक से समझाया है। अब डायग्राम ये बना सकते हो, इससे अच्छा डायग्राम गूगल पे मिल जाएगा। वैसे जीन फ्लो हो जाता है वहाँ पे, माइग्रेशन हो जाता है। माइग्रेशन कैसे होगा, शादी मैंने किया है उससे, अब मेरे जर्म सेल है, जर्म सेल के जर्म लाइन म्यूटेशन आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। आगे देखो, इफ जीन वर्जन्स आर कैरिड टू ए पॉपुलेशन व्हेन दोज जीन्स वर्जन प्रीवियसली डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब वो जो नया खिचड़ी बनेगा आयरलैंड जा करके, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना भाई। मैं इंडियन लड़की से शादी करता तो अलग बात थी, लेकिन मैं उधर जाके शादी कर रहा हूँ। जीन फ्लो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये तो सबको पता है। आते हैं थर्ड में है सेक्स एंड जेनेटिक सफलिंग। जेनेटिक सफलिंग होता है, अब देखो यहाँ पे सफलिंग वर्ड आपको समझ में आता होगा, जेनेटिक सफलिंग हो रहा है यहाँ पे। सेक्स कैन इंट्रोड्यूस न्यू जीन, ये वाला मैंने ऊपर समझाया था, मैं दोबारा नहीं समझा रहा, ठीक है। जैसे कि सिबलिंग आप सुनते होंगे, आपके सिबलिंग होंगे। सिबलिंग्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और द ईच अदर। जो सिबलिंग होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं आप खुद के, ठीक है, अपने पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल्स नहीं होते हैं। एक्सपेक्ट आइडेंटिकल ट्विंस, ट्विंस को हटा दे तो ट्विंस का अलग केस हो जाता है, ट्विन जो बच्चे होते हैं जुड़वा, उसको छोड़ दे तो बाकी जितने भी सिबलिंग्स हैं वो आइडेंटिकल तो नहीं है, ठीक है। जेनेटिक सफलिंग आपको दिख रहा होगा। उसके बाद दैट्स बिकॉज व्हेन द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली सम जेनेटिक सफलिंग अकर्स ब्रिंगिंग टुगेदर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। तो ये जेनेटिक सफलिंग की वजह से नए कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बन जाते हैं ऑल टुगेदर। वो जो नया बच्चा है, जैसे कि मैं ही अपनी ना मम्मी पे गया हूँ ना पापा पे गया हूँ, बताओ यार, ना अंकल से मेरा कोई मेल खाता है ना मेरी अंकल हो गए, मतलब मेरे ख़ानदान में तो सफलिंग हुआ ना, जेनेटिक सफलिंग। फॉर एग्जांपल देखो भाई, यू माइट हैव ब्यूशी आईब्रो, घने आप तुम्हारे आईब्रोज हैं घने घने, ठीक है, एंड बिग नोज सिंस your mom had genes associated with bushy eyes and your dad had genes associated with the big nose। तो ये हो गया है, कुछ कहते हैं ना गांव में कहा जाता है, कुछ लक्षण मम्मी पे गया है, कुछ लक्षण पापा वाला लाया है, ये है तुम्हारा बुतरू समझ रहे हो। तो भाई ये पापा का आईब्रोज था जो घना था, मम्मी की बड़ी नाक थी, अब बेटा का आईब्रो घना हो गया है
बेटा का नाक बड़ा हो गया है, मम्मी का भी करेक्टर, पापा का भी करेक्टर, अलग खिचड़ी बना है वो। रिप्रोडक्शन के बाद जो खिचड़ी बना है वो अलग बना है। खिचड़ी मतलब जो बच्चा होता है, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग। उसके बाद द कॉम्बिनेशन कैन बी गुड और बैड और न्यूट्रल। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है वो अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। दिस सफलिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एवोल्यूशन बिकॉज इट कैन इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन। अब देख रहे हो ना, न्यू कॉम्बिनेशन तो बना ना भाई, इधर एग्जाम्पल भी दिया, तो ये नए नए कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो ये ज़रूर हमारे एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो ब्रेक अप गुड कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ऑल्दो मैंने यहाँ पर ये बोला कि ये ख़राब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अब मान लीजिए कोई अच्छे जीन चल रहे थे, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन आया उसने जो अच्छा चल रहा था उसको ब्रेक कर दिया, ख़राब बना के, ठीक है। अब आते हैं रोल्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। ये लास्ट टॉपिक है और यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, ख़त्म हो जाएगा, देखो इतना ही है। ये आता है एग्ज़ाम में, आपसे ऐसे क्वेश्चन बोला जाएगा, व्हाट डू मीन बाय जेनेटिक वेरिएशन एंड डिपिक्ट और राइट द रोल्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन एवोल्यूशन। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस में। तो इसका इंपॉर्टेंस रोल्स जो है वो देखो, जेनेटिक वेरिएशन का रोल्स अभी इतना पढ़ लिया ना, पर मैं आपको इसका रोल समझ में आ गया होगा, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। वेरिएशन मेक सम इंडिविजुअल बेटर फिटेड इन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। ये वाला लाइन जानते हो कहाँ से उठाया गया है? नेचुरल सिलेक्शन का ये लाइन है। तो वेरिएशन जो है, वेरिएशन मेक सम इंडिविजुअल बेटर फिटेड, ठीक है, वो अडेप्शन हो गया उसका, अब वो इन्वायरमेंट में रह जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस के लिए ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देख कॉन्स्टिट्यूट द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। अब देखो यार, वेरिएशन नहीं हुआ तो इवोल्यूशन नहीं होगा, वही चीज़ मैंने यहाँ पर देखा, लिखा है लास्ट पे, नो वेरिएशन नो इवोल्यूशन। तो इसका इंपॉर्टेंस तो है ही, दे रॉ मटेरियल है भाई इवोल्यूशन का, वेरिएशन जो है रॉ मटेरियल है। उसके बाद डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, जिसको म्यूटेशन भी बोलते हैं, रैंडम होता है इसीलिए डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। प्रोड्यूस न्यू ट्रेट, अब इसके कारण न्यू ट्रेट आते हैं और ये वेरिएशन काउज करते हैं, उसके वजह से एवोल्यूशन हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। वेरिएशन अलाउ ब्रीडर टू इम्प्रूव रेसेस ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल। ब्रीड को जो है, ब्रीडर्स को हैं, अलाउ करता है तो जो यूजफुल रेसेस हैं प्लांट्स एंड एनिमल से इम्प्रूव करने में। वेरिएशन गिव एन ईच एंड डिस्टिंक्ट, देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म है धरती पे उसको डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिटी देता है, हाँ भाई तू सबसे अलग है, ठीक है। बिकॉज ऑफ वेरिएशन स्पेसीज डू नॉट रिमेन स्टैटिक, इंस्टेड दे आर स्लोली गेट मॉडिफाइड, ठीक है। आप मॉडिफाइड हुए कि नहीं हुए भाई, आप पापा की तरह थोड़ी हैं कट कॉपी पेस्ट, नहीं ना। तो ये भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ वेरिएशन स्पेसीज डू नॉट रिमेन स्टैटिक, स्टैटिक नहीं है आप, थोड़े थोड़े चेंजेस बदलते रहते हैं समय से समय, न्यू स्पेसीज विथ टाइम, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल दे हेल्प इन डिजीज रेजिस्टेंस। अब देखो इसका फ़ायदा भी है, इंपॉर्टेंस में आप ये लिख सकते हैं कि ये डिजीज रेजिस्टेंस एंड में फ़ायदा करता है एनिमल एंड प्लांट को। एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म सच एज जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक सफलिंग, नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, ये वाला भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते थे। सोर्सेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन में आप लोग यहाँ पे ABCDEF में आप लोग नेचुरल सिलेक्शन भी आप डिफाइन कर सकते हो, 20 नंबर में आ रहा है ना, तो आप लोग भर सकते हो। प्ले ए लार्ज रोल इन द डाइवर्सिटी वी सी ऑन द अर्थ टुडे। ढेर सारे ऑर्गेनिज्म में, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, रेप्टाइल्स, मैमल्स, समझ रहे हो, एम्फीबियंस, मोलस्का, भाई इतने सारे वेरिएशन हैं और प्लांट के अलग वेरिएशंस हैं। तो ये सारे जो हैं भाई इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, ये सारे चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले करता है वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन में। आई होप समझाने की मैंने अच्छी कोशिश की, आपको समझ में आया कि नहीं आया ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।